6.2, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो भाई आर्यन, क्या लिखा हुआ है उसमें। एक आपको इस तरीके, हाँ जी एक मिनट रुकिए, आपको दो मिरर दिए गए हैं, एक मिरर ऐसे है और एक मिरर, अच्छा मिरर के पीछे ऐसे लाइंस बनी हुई हैं। इन लाइनों से इतना घबराने वाली बात नहीं है। इस लाइन का मतलब होता है कि मिरर इस साइड से पेंटेड है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वाला जो सरफेस है वो नीचे से है और इस साइड में इधर पेंटेड है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन वाला जो सरफेस है वो आपका इसका ऊपर की तरफ है। समझ रहे हो ना। मिरर अगर आप कभी आपने देखा हो तो आपको समझ में आएगा, एक साइड पेंट रहता है, एक साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये पेंट नहीं होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ काम नहीं करता है, ठीक है, तो ये पेंट होना जरूरी है। तो उसने बोला है कि ये पेंटेड है, मिरर्स हैं, ठीक है, और इस तरीके से पॉइंट बने हुए हैं दो, ठीक है, हमारी ये आती हुई रे है और ये फिर टकरा के फिर और फिर ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है। सो दिस इज ए बी सी और यहाँ पे क्या है डी है, एंड दिस इज पी क्यू आर एंड एस, ये है आपके पास। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पी क्यू और आर एस आपके पास दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों मिरर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर सब बनता है इसमें, है ना। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताओ बी सी फिर एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो यार ये वाली जो लाइन होगी ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी ना, मतलब आपके पास सरफेस कुछ ऐसा है और ये गिवन है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है पैरेलल, ऐसा दिया हुआ है आपको। ओके आगे देखिए क्या बोला है, एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता, आने वाली है। देखो इस मिरर के लिए, पी क्यू मिरर के लिए ए बी एक इंसिडेंट मिरर, एक इंसिडेंट रे है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है एक इंसिडेंट रे। अच्छा जी, बी पॉइंट पर टकराई और फिर वापस जा रही है, तो ये बी सी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, लेकिन ये बी सी आर्क एस के लिए क्या है, इंसिडेंट, और सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ओके क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, एक ए बी एक इंसिडेंट रे पी क्यू मिरर को स्ट्राइक करती है बी पॉइंट पर, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और बी सी पाथ को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करती है आर एस मिरर को एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और फिर सी डी के अलोंग वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। प्रूव करिए कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ये प्रूव करना है अपना। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हाँ भाई गिवन क्या क्या बातें हैं, गिवन क्या है, एक किताब दोगे इसको, गिवन क्या चीज़ है, आर टू मिरर्स नहीं, आर पैरेलल। मिरर का क्या करेंगे हम लोग, मिरर का क्या करेंगे, हम तो उसको लाइन मान रहे हैं, लेकिन ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और कुछ गिवन है नहीं, बस इसमें इतना ही है। अच्छा टू प्रूफ क्या है, ए बी और सी डी को पैरेलल बता, वेरी गुड, ए बी पैरेलल दिखाना है किसके अलोंग, सी डी के अलोंग, ये काम करवाना है। तो आइए शुरू करते हैं और अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम बी पॉइंट के अलोंग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस के पैरेलल परपेंडिकुलर होती है। अगर आपका सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर कहाँ होगी, नीचे,
हर पॉइंट की अपनी एक अलग नॉर्मल होती है, तो हम बी पॉइंट की नॉर्मल बना रहे हैं। तो बी पॉइंट की नॉर्मल बना रहे हो तो कुछ ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी भाई? अरे बोलो, बनेगी? सही है ना? इसका फायदा क्या है? प्रूफ में काम आएगा 90 डिग्री बनाना। और ऐसे ही हम सी पर भी क्या बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी एक्स नाम दे दूँ और इसका सी वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, या एम एन नाम दे दीजिए। एम एन थोड़ा इजी लगता है, एक्स थोड़ा। इसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, एम, और इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, एन। हिंट विंट तो नहीं है उसमें कहीं कुछ? नहीं, ऐसी कोई हिंट नहीं है। तो आइए लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू। सही बात है ना? बी एम एक लाइन बनाई गई है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, किसके, पी क्यू के। और ये पहला कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा, ड्रॉ एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ाएं। ओके, अब देखो सुनो क्या है। अच्छा मुझे बात बताओ, मुझे ए बी लाइन को पैरेलल दिखाना है किसके, सी डी। भाई मुझे इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो लाइनों को पैरेलल दिखाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल कर दीजिए या तो को इंटीरियर को इक्वल कर दीजिए। मुझे बात बताओ, अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने में प्रूफ हुआ, मतलब इस एंगल को करने में अगर मैं कामयाबी मिल गई मुझे, तो क्या मैं बात को कह सकता हूँ ये दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी? क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइनें कैसी होती हैं, होती है ना? ठीक है, ओके। तो मतलब कुछ भी कर करा के मुझे मेरे इस एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना। मेन मकसद हमारा यही है। एक बार ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, मैं इस बात को बड़ी आराम से कहता हूँ, देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। ये बात आपके समझ में आई? पक्का? किसी को डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे एक चीज़ समझाओ भाई, मैं इसको अगर एंगल 1 मान लूँ और इस वाले को मैं एंगल 2 मान लूँ, और अगर मैं इसको एंगल 3 मानूँ और इसको अगर मैं एंगल 4 मानूँ, तो आप मुझे बताइए क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा ना भाई, आती हुई रे और जाती हुई रे नॉर्मल रे के साथ दो एंगल क्रिएट करिए, इसलिए नॉर्मल बनाई है हमने। तो मुझे बात बताइए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 होगा कि नहीं होगा? लेकिन मुझे जो चीज़ दिखानी है, मुझे दिखाना है कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, हाँ या ना? और मेरे पास अभी तक यही आया है। अगर मैं किसी तरीके से एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल दिखवा दूं, एंगल 2 को इसके इक्वल दिखा दूं, तो मेरे पास ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ वही तो बात है ना, कैसे करेंगे। पर मेरे को बात बताओ, अगर मैं भाई मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल दिखवा दूं तो मेरे ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब वो कैसे करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ मेरा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एंगल 1 इक्वल टू मैं देखो चारों एंगल इक्वल है ना, तो मैं जानबूझ के एंगल 1 और एंगल 4 ले लूँगा, एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे। फिर मैं दोनों साइड एंगल 2 प्लस करवा दूंगा। करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता? फिर मैं इस वाले एंगल 2 को किससे बदल दूंगा? एंगल 3 से, क्योंकि चारों एंगल इक्वल है ना, किसी को किसी की जगह तो लिख सकते हैं। तो मेरा काम तो हो गया ना। फिर मैं क्या दूंगा, एंगल 1 एंगल 2 का प्लस एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का प्लस तो एंगल ए बी सी है,
और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का एंगल बी सी डी है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। अब जो मेन काम फंस रहा है वो हमारा ये है कि किस तरीके से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, अगर ये है 2 एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हमारा आगे का मैप तो बना हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए आपको, अब आप खुद सोचो कि आप कैसे दिखाओगे, थोड़ा सा सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा, आप सोचिए। अगर मुझे एंगल क्योंकि भैया वो जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर तो है ही, उसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको इस बी एम और एन सी को पैरेलल दिखाना पड़ेगा पहले, तभी तो अल्टरनेट से ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों 90 फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल। ये 90 है और यार ये भी 90 है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ ये 90 है, फिर एक सेकंड तो भैया एंगल 2 और एंगल 3 90 90 कैसे हो जाएंगे? नहीं भैया, ये कल ही किया है हमने भैया फिर अब सुनो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली इस बात को कह देते हैं कि हाँ भाई अगर 2 पैरेलल सरफेस हैं तो उनका जो नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा? पैरेलल ही होगा। वो ऐसा कह देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर वो कह भी देते हैं तो। और अगर आपका टीचर भी कह देता है कि हाँ भाई नहीं ऐसे सही है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मेन बात है कि अगर आपका टीचर ये अलाउ कर देता है कि हाँ भाई बी एम और एन सी आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं, वो डायरेक्टली इस बात को लिखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो बट अगर फिर भी अगर पैरेलल करनी हो तो कैसे पैरेलल प्रूफ करेंगे? मेन बात है वहाँ पर ये फंसती है, कैसे करोगे? हाँ जी, अब बताओ शिशिका, ट्राई करिए। नहीं देखिएगा, ये वाला एंगल कम्प्लीटली क्या 90, ये वाला एंगल भी क्या है कम्प्लीटली 90, सही है। अब आप ही ने बोला है ना भैया यार ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, आप ही ने कहा, गिवन में भी है। तो मुझे बात हो यार यहाँ बनने वाला एंगल एंगल 5 मान लो, और यार ये बनने वाला एंगल 6 मान लो, तो एंगल 5 इक्वल होगा ना, हाँ या ना? इसे मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। और आप ही लोग कह रहे हो कि एंगल एम बी क्यू इक्वल है एंगल आर सी एन के। रीजन क्या है? 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों क्या है? मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 1। तो एंगल एम बी क्यू में से अगर मैं माइनस कर दूँ एंगल 5 और एंगल आर सी एन में से मैं माइनस कर दूँ एंगल 6, तो आप ये देखो पूरे एंगल में से अगर एंगल 5 हटाते हो तो क्या बच जाता है? और अगर इस पूरे में से अगर आप इसको हटाते हो तो क्या बच जाएगा? एंगल 3। तो आपका एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? पैरेलल करने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल चाहिए था ना, मिल तो गया। फिर से आप कह दोगे चारों एंगल कैसे इक्वल, इसी का ध्यान नहीं लगा दी बिल्कुल नहीं है। लिख के दिखाऊंगा आपको, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? मैंने ऐसा बोला कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगा चीज़ों को। आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे दिखाओगे आप? देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके टीचर्स आपको ये कहेंगे कि आप भाई यहाँ पर वो लिख लीजिए डायरेक्टली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि बी एन एन सी के पैरेलल है। लेकिन आप उनसे ये पूछ सकते हो, पूरा पॉइंट है आपके पास पूछने के लिए, क्योंकि आपको पूछना बनता है ये कैसे पैरेलल है, वो तो बताओ। ऐसी बात नहीं, जायज़ क्वेश्चन पूछने में कोई पागल नहीं होता। हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था अमर जगप्रीत, वो ऐसे सवाल पूछता था कि मैडम को समझ में नहीं आता था क्या पूछ लिया उसने, और हम लोग हंसते थे उस पर। ऐसी बात नहीं, लेकिन आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। कर लो मुकाबला, क्या करोगे? मैं
तो ये सब चीज़ें छोड़ो कि कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है. यू जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, दैट्स इट, एंड शी शुड आंसर दैट. अगर वो आंसर नहीं करती तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, ये पूछो आप, मैडम ये कैसे आपने पैरेलल बता दी, मतलब प्रूव करके दिखाओ कैसे पैरेलल हो जाएगा. दो पैरेलल लाइन है और आपने परपेंडिकुलर बना दिया ऐसे करके, बताओ ये कैसे पैरेलल होगी. मुझे तो नहीं आया समझ में, बना के दिखाओ ना, प्रूव करके दिखाओ मुझे इस बार कैसे पैरेलल. वो फिर आपको प्रूव करके दिखाएंगे मैडम. और प्रूव कैसे मैं आपको बता देता हूँ. ये वाली लाइन का आप ट्रांसवर्सल खींचोगे क्योंकि ऑलरेडी खींचा हुआ है इसमें. फिर क्या बताओगे, यहाँ भाई ये तो 90 है दोनों, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल. अल्टरनेट एंगल्स है भाई, ये वाली लाइन तो इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल. इस पूरे 90 में से नीचे वाले एंगलों को दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना. जो बाकी बचा हुआ एंगल है वो भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए जैसे एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी. ये है प्रूफ. आपकी मैडम या आपके सर आपको ज़रूर बताएंगे, ऐसी बात नहीं है. आप क्वेश्चन पूछ के देखो, पक्का बताएंगे. और बच्चों का काम है हंसना यार. आपका डाउट समझने के लिए उस लेवल तक आना तो पड़ेगा ना. वो नहीं आ पा रहे उस लेवल तक, समझो इस बात को. तो इसमें कोई इतना अफ्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है. अच्छा, या मेन बात है ये सब जो प्रोसेस हमने बताया है ये लिखेंगे कैसे. डर तो नहीं लगना पक्का. तो मैं एक काम कर दूं, मैं यहाँ पर एक और एंगल ऐड कर दूं. एंगल यहाँ पे तो एंगल 4 है, एंगल 5 और एंगल 6. देखो आपको मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे. ठीक है, बट मतलब ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा. आपकी मैडम ने ऐसा सोल्यूशन नहीं कराया. उसने डायरेक्ट BM को NC के इक्वल दिखा दिया होगा, पैरेलल दिखा दिया होगा, नॉट इक्वल. ठीक है, बट मैं ऐसे करवाता हूँ, मुझे मतलब ये समझ में आता है क्योंकि मेरा खुद ही मन नहीं मानता कैसे BM NC के कैसे पैरेलल. बस आप बता दो कैसे पैरेलल. ठीक है, तो आइए शुरू करें. तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि भाई हमारा एंगल 1 किसके इक्वल है, रीज़न. इंसिडेंट एंगल 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. रीज़न क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. Okay. और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. रीज़न क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सही है. अच्छा जी. और PQ तो पैरेलल है ही किसके, RS के. रीज़न क्या है, गिवन. सही है. अगर PQ RS के पैरेलल है तो एंगल 5 किसके इक्वल है, रीज़न बता दो. वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ आप, कि आपका एंगल MBQ, एंगल MBQ, अच्छा इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है. एंगल MBQ इक्वल होगा एंगल, अच्छा MBQ इक्वल टू में 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा. रीज़न कंस्ट्रक्शन से किया. और आपका एंगल RCN, एंगल RCN इक्वल टू में कितना होगा, 90. रीज़न बाय कंस्ट्रक्शन. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो आप एंगल MBQ इक्वल करा सकते हो एंगल RCN के. रीज़न 90 डिग्री ईच. दोनों के दोनों क्या होंगे. आप चाहते तो इस वाली लाइन को लिखने की बजाय इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते थे और रीज़न लिख देते 90 डिग्री ईच. बट चलो मैंने थोड़ा सा आपको ऐसा लिख के दिखा दिया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1. ठीक है. एक्चुअली काम करते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं. इसे क्या मान लेते हैं, थर्ड. इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं. काम आएगा इसका थोड़ा सा, चिंता मत करो. सब्सट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 को, तो एंगल MBQ में से हम थर्ड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं. कौन सी इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, थर्ड. एंगल 5 एंगल 6 को, तो एंगल 5 माइनस कर दिया और एंगल RCN में से क्या माइनस कर दिया, एंगल 6 माइनस. मुझे एक बात बताओ, MBQ में से
एम बी क्यू में से अगर आप एंगल 5 माइनस करते हो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? एंगल 2। और एंगल आर सी एन में से एंगल 6 माइनस करते हो तो क्या बचेगा? एंगल 3। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इन दोनों को माइनस करके एंगल 2 इक्वल टू मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सही है ना? और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को क्या करिए? कंपेयर करिए। क्या करिए? कंपेयर। ये इसके इक्वल, वो उसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब चारों एंगल कैसे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3 और इक्वल टू में एंगल 4। हाँ या ना? सही है ना? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, अब हमें तो याद रखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 करवाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एंगल 1 एंगल 4 से शुरुआत करता हूँ, या फिर एंगल 2 एंगल 3 से शुरुआत करिए। एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3 है ना? अब मैं करता हूँ ऐड एंगल 1 बोथ साइड, दोनों साइड में एंगल 1 प्लस कर सकता हूँ नहीं कर सकता? तो मैं एंगल 2 में भी एंगल 1 प्लस कर दूंगा और एंगल 3 में भी एंगल 1 प्लस कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए मुझे लाना क्या है, मुझे एंगल 1 एंगल 2 का प्लस लाना है जो कि आ चुका है, लेकिन एंगल 3 और एंगल 1 का प्लस नहीं लाना, बल्कि एंगल 3 और एंगल 4। तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 4 भी तो लिख सकता हूँ भाई, मेरे चारों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, आप ही लोगों ने बताया है अभी। तो मैं इस एंगल 1 की जगह एंगल 1 नहीं रहने दूंगा, मैं इसको किस में स्विच कर दूंगा? एंगल 4। तो मैं इसको लिख दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हम लिख देंगे। इसकी जगह हमारा आ जाएगा एंगल ए बी सी, और 3 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल बी सी डी। हम क्या लिख देंगे इसकी जगह? एंगल बी सी डी। और अगर ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ए बी लाइन सी डी के क्या हो जाएगी? और रीज़न क्या लिखोगे? हाँ जी, ए बी पैरेलल हो जाएगी इसके सी डी के, और रीज़न दोगे इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर। सच बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 अगर लिखनी पड़ती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोसेसिंग क्या चल रही है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस वाली लाइन को स्ट्रेट दिखवाना है, तो आपने इस बात को हमेशा ज़रूर सोचना है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन्वॉल्व होने चाहिए। इसका मतलब मैंने क्या किया, सबको प्लस करके क्या लिख दिया? 360 और कंप्लीट एंगल लिख दिया। उसके लिए लाइनों का स्ट्रेट होना ज़रूरी नहीं है कंप्लीट एंगल के लिए। फिर मैंने क्या किया, सबको इस बी को किस में कन्वर्ट कर दिया? ए में। डी को किस में कन्वर्ट कर दिया? सी में, क्योंकि ये और ये इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, और ये और वर्टिकल अपोजिट। हाँ बाबू, वो सब तो दिखाना पड़ेगा। ए बी और ई करके वर्टिकल अपोजिट। बाबू वर्टिकल अपोजिट के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये गिवन कहाँ है? ये गिवन ही तो नहीं है, ये किसी में तो फंडा टकरा सारा। तो आप इस तरीके से करिए कंप्लीट एंगल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबको स्विच कर दिया, फिर ए सी में कन्वर्ट कर लिया, ए सी की वैल्यू 180। ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।